एक 6 साल के बच्चे ने कैसे सिर्फ अपनी लात मार के दुनिया के सबसे ताकतवर डीवन को हरा दिया। ये कहानी है वैंग लैंग की। लोगों को लगता था कि वो एक कमजोर और नाकारा स्टूडेंट है, लेकिन उसकी पावर बाकी लोगों के औकात से बाहर थी और वो टाइम और स्पेस को अपनी मर्जी से बदल सकता है। और जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से छल के बाहर आया था। लेकिन एक दिन सारे डीमंस ने उसके सिटी में हमला कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी पावर से गलती से एक डीमन दरवाजा खोल दिया था, जिससे कि सारे डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। तो क्या वो इतने सारे डीमंस को हरा पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में वैंग के फादर उसके ऊपर एमोलेट लगाते हैं। फ्रॉगी भी कहता है तुमने बार बार इस वर्ल्ड को रिस्टार्ट करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी डैमेज कर दिया है। फिर अगले सीन में हम मास्टर जू को देखते हैं, जो कि अपने चीफ के पास एक रिपोर्ट लेके जाते हैं कि जियांग को उन्होंने कस्टडी में ले लिया है और वो बहुत ही जल्दी सलाखों के पीछे होगी। पर उनको ये बात कभी भी समझ नहीं आती कि उनको हायर किसने किया था सन को मारने के लिए। फिर इसके बाद चीफ जू को बताते हैं कि स्पेस स्टेशन में स्पिरिचुअल सुनामी डिटेक्ट की गई है और उसका सेंटर पॉइंट फैक्शन 59 है, जहाँ पे शॉर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था। इसके वजह से पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल फोर्स काफी डाउन हो चुका था, जिसके वजह से वहाँ की काफी चीजें काम करना बंद कर देती हैं और वो अभी भी इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर ये सब होने का कारण क्या है। वही हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वैंग पहले जैसे अब शांत रहने लगा था, जैसे कि वो शुरुआत में रहता था, और ये देख के सन को वैंग की काफी चिंता होने लगती है। इसके बाद क्लास में उनकी प्रोफेसर आती है और वो कहती है कि फ्रैक्शन 59 को हराने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का ध्यान हमारे ऊपर आ गया है और उनका स्पेशल टेस्ट दोबारा लिया जाएगा और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे लाइट क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं। वही हाउल, चैन और सन तो चिल थे, पर उन्हें तभी वैंग का ख्याल आता है, क्योंकि उनको लगता था कि वैंग की पावर तो काफी कम है और इस वजह से उसको एलाइट क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के सन वैंग के पास दौड़ के जाती है और उससे ये कहती है वो उसकी पावर बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल फोर्स उससे देना चाहती थी। और चैन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो भी उसे कहता है कि मैं अपनी फादर की टेक्निक उसे सिखाऊंगा। और इस बारे में चन और सन की बहस छिड़ जाती है कि वैंग को कौन सिखाएगा। तभी हॉल्स उन्हें रोकता है और वो बताते है कि तुम्हारे झगड़े के कारण वैंग तो यहाँ से कब का चला गया। तभी वैंग बाथरूम में पहुंच जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे टेस्ट में क्या करेगा। तभी बाथरूम में हॉल्स आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें टेस्ट में गोल्डन पिल बना के खा लेनी चाहिए, जिससे हमारी पावर काफी इंक्रीज हो जाएगी। पर दरअसल बात तो कुछ और ही थी। हॉल्स फेल नहीं होना चाहता था और उसे तो गोल्डन पिल बनाना आता भी नहीं था, क्योंकि पिछली बार वैंग ने ही उसकी गोल्डन पिल बनाई थी। और वो घुटनों में आ जाता है और वैंग से उसकी मदद की भीख मांगने लगता है। वैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फ्रॉगी की फिर से बैंड बजने वाली थी, क्योंकि पिछली बार उसी की पावर के कारण गोल्डन पिल बनी थी। फिर इसके बाद ग्राउंड फील्ड में टेस्ट शुरू होने वाला था और टीचर उन्हें बताते हैं कि टेस्ट में पास कैसे होना है। स्टूडेंट्स के पावर के बेसिस में बिजली उन पर गिरेगी और जो भी उस बिजली को सरवाइव करेगा वो इस टेस्ट को पास कर जाएगा। ये सुनकर तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं और जब पहला स्टूडेंट जाता है वो पूरा बिजली से तो जल गया था। और वहीं दूसरी तरफ हाउल्स और वैंग गोल्डन पिल बनाना शुरू कर देते हैं और उन्होंने फ्रॉगी को जबरदस्ती बांध के रखा है। हाउल कहता है कि इस पिल का असर 1 घंटे तक रहेगा। तभी उसे प्रोफेसर की अकदमों की आवाज आती है। ये सुन के तो हाउल्स की बहुत ज्यादा फट जाती है और वैंग उसे एक बाल्टी से गीला कर देते हैं। और जैसे ही प्रोफेसर वहाँ दरवाजा खोलती है वो ऐसा एक्टिंग करने लगते हैं कि वो अपने गीले कपड़े सुखा रहे हैं। टीचर उन पे बहुत चिल्लाती है और वो कहते हैं अगर तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो तो तुम दोनों को हम स्कूल से निकाल देंगे। और वो दोनों कहते कि हम दोनों स्विमिंग पूल में गिर गए थे और हम अपने कपड़े सुखा रहे हैं। प्रोफेसर कहती है अच्छा तो पीछे तुम अपने क्या छुपा रहे हो। प्रोफेसर आगे जा ही रही थी, तभी फ्रॉगी उन्हें रोकता है और चाटने लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसे जोर का मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे प्रोफेसर बर्तन खोलती है उसे बदबूदार मोजे मिलते हैं। बदबू के कारण वो तो वहाँ इतनी देर रह भी नहीं पाई, तो वहाँ से वो चली गई। तभी वैंग हाउल से पूछता है कि तुमने गोल्डन स्पिल को कहाँ छुपाई है और हाउल उसे बताता है कि मैंने उन्हें खा लिया। पर तभी हाउल गोकू के सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसकी पावर तो बढ़ना कम ही नहीं हो रही थी और वो मोटा तो पहले से ही था, लेकिन वो और फूलने लग जाता है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसको देख के वैंग उसे एक जोर का पंच मारता है और वो हवा में फुस हो जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब उसका टेस्ट में उसका नंबर आ गया था। खुश था कि उसकी पिल्स तो काम कर जाएगी, पर जैसे वो टाइम देखता है पता चलता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। पर अब कोई रास्ता नहीं है, उसे अपनी रियल पावर को इस्तेमाल करना होगा और जैसे उसमें बिजली गिरती है तो उसे वो सरवाइव कर लेता है। इसके बाद वैंग की बारी आती है और टीचर ने उसे एक हेलमेट दे देता है ताकि उसकी हालत पहले वाले स्टूडेंट की जैसे ना हो जाए। पर जैसे ही वैंग अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है बादल और भी ज्यादा घने हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है, क्योंकि वैंग की पावर तो इतनी ज्यादा थी कि बादल पूरे शहर को कवर कर लेता है और वो बिजली बहुत तेज वैंग के गिरती है। टीचर भी प्लग निकालने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम होता है और इसके कारण पूरे शहर की बिजली भी खत्म होने लगती है। सभी स्टूडेंट टीचर की प्लग निकालने में मदद करने लगते हैं। तभी वैंग सन की तरफ अपनी तलवार को फेंकता है और जब वो तलवार को पकड़ती है तो वैंग कहता है कि इस वायर को काट दो। वो वैंग की तलवार से वो वायर को काट तो देती है, मगर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो और भी चीजों को काट देती है। वहीं इतनी तेज बिजली के झटके से वैंग को बिना किसी खरोच के सही सलामत देख
टीचर का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर किसी को ये मालूम नहीं पड़ता कि जो अटैक सन वैंग की तलवार से करती है उससे आसमान में एक क्रैक आ जाता है और उस क्रैक के कारण एक डीमन डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पे कई सालों से डीमन रहते थे और वो बरसों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। और यही बात डीमन वर्ल्ड में काउंसलर बॉस को बता रहा था कि डीमन वर्ल्ड में एक क्रैक आ गया है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है। और वहीं पे डीमन वर्ल्ड का बॉस वहाँ पे कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कई साल पहले मैंने वहाँ पे डीमन किंग को भेजा था। और काउंसलर भी कहता है कि हाँ, वो मेरा ही स्टूडेंट था, मैंने कई साल पहले उसे अर्थ में भेजा था और वो वहाँ का सबसे खतरनाक डीमन था। और यहाँ तो फ्रॉगी लड़की उससे अपनी चंपी करा रहा था। वहाँ का बॉस कहता है कि इतने साल हो गए उससे अभी तक ह्यूमन वर्ल्ड में कब्जा नहीं हो पाया। अब वहीं पे डीमन वर्ल्ड की एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड एब्जॉर्ब करने लगा था। फ्रॉगी को भेज के उनका तो ये प्लान था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होने लगा और उन्हें शक होने लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी कम तो नहीं होने लगी। काउंसलर कहता है कि मैं खुद ही वहाँ पे चेक करके आता हूँ कि फ्रॉगी का वहाँ पे क्या हाल हो गया है। तभी फ्रॉगी अपने गालों की मसाज करा ही रहा था, उसके फोन में मास्टर का मैसेज आता है कि वो वहाँ पे आने वाले हैं। ये देख के फ्रॉगी तो फट जाती है। फट्टी के कारण फ्रॉगी वैंग के घर चले जाता है और वैंग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फ्रॉगी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वही स्कूल में जू मिसेस पान से कहता है कि अचानक से आप वैंग की फैमिली वालों से क्यों मिलना चाहते हो। वही मिसेस पान कहती है कि पिछले सेमेस्टर में वैंग के मार्क्स बहुत ही कम आए थे, लेकिन जब उसने इस बार टेस्ट दिया है हमारे स्कूल का स्पिरिचुअल एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। मगर जूगॉन उसके घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको अपने पर्सनल काम थे। लेकिन तभी अर्थ में काउंसलर आ जाता है और वो बार बार फ्रॉगी को कॉल कर रहा था। वैंग की तलवार उससे बार बार पूछती कि तुम फोन उठा क्यों नहीं रहे हो और वो बार बार कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है। ये देख के काउंसलर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और उसे मैसेज भी कर देता है, जिससे देख के फ्रॉगी की तो फट जाती है। वैंग की तलवार उससे पूछती है कि तुम्हारा मास्टर आखिर है कौन, और वो डर के बताता है कि ये बहुत पुराना एशियन डीमन है जिसने मुझे ट्रेन करके अर्थ में भेजा था और उसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि मुझे आज तक उसके सपने आते हैं। वही डिनर के टाइम वैंग के फादर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया एमुलेट बनाया है, शायद उसके कारण तुम फिर से लोगों से खुल के बात कर पाओगे और हम थोड़ी देर बाद उसको चेक करेंगे। लेकिन तभी वैंग की मदर उसे बताती कि आज घर में मिसेस पाल आने वाली हैं और फ्रॉगी को फिर से कॉल आने लगता है। और काउंसलर देख के हैरान था कि बड़ा सा डीमन फ्रॉगी एक कुत्ते के घर में क्यों रह रहा है। इसके बाद वैंग के फादर उसके ऊपर एक नया एमुलेट लगाने वाले ही होते हैं और वो फ्रॉगी से कहते कि जैसे मैं पुराना वाला एमुलेट हटा दूंगा तुम ये नया वाला एमुलेट उसके ऊपर लगा दोगे। वो वैसे ही करते हैं और जब फ्रॉगी उसके ऊपर एमुलेट लगाते तो कुछ भी अंडी फंडी बोलने लगता है क्योंकि फ्रॉगी ने उस एमुलेट को उल्टा लगा दिया था और इसके कारण वैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होने लगती है। ये देख के वैंग के फादर अपने आखिरी दिन गिन रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्रॉगी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ काउंसलर अभी भी फ्रॉगी को ढूंढ रहा होता है और वो जहाँ जहाँ जाता है वो जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी मिसेस पाल वैंग के घर आ जाती है और वैंग एनर्जाइज्ड होकर उनका स्वागत करता है, जिससे वो थोड़ी हैरान हो जाती है। और ये वाला कमाल तो उसके फादर के एमुलेट का था। इसके बाद मिसेस पाल एक ही करके वैंग की बुराई कर रही थी और वैंग तो उसका सीधा उल्टा कर रहा था, जैसे समर वेकेशन का पूरा होमवर्क करना। और जो गोल्डन पिल्स उनने बनाई थी वो भी उनके सामने रख देता है और कहता है कि ये रही पिल्स, इसे मैंने पिछले साल बनाया था। फिर मिसेस पाल कहती कि मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं वैंगलिंग की पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण आई हूँ। और इसके बाद ये सुन के वैंग भी अपना पेंसिल वाला मैजिक दिखाने लगता है। ये देख के तो मिसेस पाल चौंक जाती हैं। वैंग बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है और उसकी फैमिली वालों को लगने लगता है कि एमुलेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वैंग की मदर प्रोफेसर का ध्यान भटकाने लगती है, जिससे वैंग के फादर पुराने एमुलेट में चेंजेस करके एक नया एमुलेट लगा सके। और जैसे वो एक नया एमुलेट लगा देते हैं तो घर का सामान इधर उधर उड़ने लगता है। वैंग की मदर प्रोफेसर को घर दिखा के नीचे ला ही रही थी, लेकिन तभी वो देखती कि घर का सामान इधर उधर उड़ने लगता है। ये देख के वैंग की मदर उससे कहती है मुझे आपसे कुछ सीरियस बात करनी है। ये सब देख के वैंग के फादर उससे रोकने को कहते हैं। तो वैंग फ्रॉगी को मशीन गन जैसे उठा लेता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से चीजों पे अटैक करने लगता है, जिससे वो चीजें शांत हो जाती हैं। और यहीं दूसरी तरफ वैंग की मदर मिसेस पाल को वैंग की बचपन की कहानी सुना के उसे इमोशनल कर देती है ताकि वैंग को वो इलाइट क्लास से ना निकाले। वैंग के बचपन से कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसके बहुत सारे दोस्त बने और उसे इलाइट क्लास में भी डाल दिया गया। उस देश सुन के उसके घर वालों को बहुत खुशी हुई। मिसेस पाल कहती कि उस लड़के ने मुझे ये सब कभी नहीं बताया, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं इस तरफ वैंग ने काफी पावर यूज कर ली थी, जिससे उसकी सील टूटने लगी थी। तभी वो फ्रॉगी को मदद करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन फ्रॉगी तो सुन हो गया था क्योंकि उसका काउंसलर ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली थी और वो वैंग के घर के सामने खड़ा था और वो तो बेहोश हो जाता है। वहीं अब वैंग के फादर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा और वो सील निकाल देते हैं। ऐसा करते ही वैंग की सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसी टाइम में काउंसलर उसका दरवाजा खोल देता है और सारी एनर्जी उस पे हिट हो जाती है और वो पूरा का पूरा पहाड़ पिघल जाता है। तभी मिसेस पाल वैंग की मदर नीचे आके पूछती कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
वैंग के फादर कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद प्रोफेसर भी वहाँ से चली जाती है और इसके बाद जब फ्रॉगी की आंखें खुलती है तो वैंग का चेहरा देख के सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था और वो कहता है लगता है घर वापस जाने का समय हो चुका है। लेकिन तभी उसका पाँव काउंसलर की छड़ी में पड़ता है और उसकी फिर फट जाती है। इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एडलर और योई की दुनिया के सबसे बेस्ट असासिन होते हैं, वो एक स्पिरिचुअल प्लेन से एक मिशन में जा रहे होते हैं। तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एयर होस्टेस सबको सीट बेल्ट लगाने को कहती है, लेकिन वो बार बार यू को सीट बेल्ट लगाने को कहती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती और वो अपने मैजिक से एयर होस्टेस को बिल्कुल शांत कर देती है। तभी उस प्लेन में आग लग जाती है और आइडर अपनी दोस्त यू को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता और वो दूर जाके कहीं गिर जाती है। और ये हादसे की बात हाउस अपने दोस्तों को बता रहा होता है। कहा जाता है वो दोनों प्लेन क्रैश में इंजर्ड हो गए थे और वो कई शहनाई में छुप के रह रहे हैं। वही मिसेस पाल उनकी क्लास में आती है और उन्हें बताती है कि स्पिरिचुअल टेस्ट में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिससे अब हम उसे इलाइट क्लास में डाल रहे हैं और इस लड़की का नाम लीन है। और जैसे ही वैंग उस लड़की को देखता है उसे याद आता है जब उसने अपनी नई दुनिया बनाई थी उसने सनरोम की जगह उस लड़की को देखा था। शायद इस लड़की में कुछ मिस्टीरियस बात होगी। इधर दूसरी तरफ ज़ूकोंग मास्टर ज़ू की मदद कर रहे हैं शैडो फ्रैक्शन के दूसरे मेंबर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मेंबर नहीं थी, वो एक जाल था जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यू को दिखाया जाता है जो कि कह रही है मेरी सिस्टर मैं आ रही हूँ, यानी ये और कोई नहीं जियांग की बहन है। और जब वैंग के दोस्त स्कूल में होते हैं उन्हें यू दिखती है और वो उनका पीछा करने जा रहे होते हैं। जब वो एक कमरे में जाते हैं तब वो गायब हो चुकी थी। तभी यहाँ पे लीन आ जाती है और वो दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं और वो अपने कपड़े उठाने लगती है। तभी चैन का सिर टेबल से टकरा जाता है और वो दोनों उठ के कहते हैं हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। ये देख के लिंग बहुत तेज चिल्लाती है और उन दोनों पे झाड़ू फेंक के मारती है जिससे वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रखा हुआ स्टैचू की मुंडी तो हिल जाती है जिससे एक नया दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वैंग भी नीचे कूद जाता है। यहीं दूसरी तरफ यू अपनी दूसरी बहन जियांग तक पहुंच जाती है जिसे देख के जियांग तो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि हम दोनों मिलकर शैडो फ्रैक्शन को रिवाइव कर देंगे। लेकिन यू उसे यहाँ पे मारने के लिए आई थी क्योंकि सन को दिया हुआ मारने का कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर पाती और इसके बाद वो उस पर एक बाढ़ करती है और वो कहती कि इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करना है। पर उसी वक्त वैंग और उसके सारे दोस्त गिर जाते हैं और वैंग यू से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, तुम अपनी बातों को कंटिन्यू रखो। और इससे पहले कि सब लोग वहाँ पे गिर जाते हैं वैंग एक बड़ा सा पोर्टल खोल देता है जो कि एक रूम में जाके खुलता है और सब लोग वहाँ पे रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें वो फोटो दिखती है जो कि हाउस ने थोड़ी देर पहले दिखाया था। इसके बाद हमें यू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताती है कि कैसे वो एडमिशन के दौरान पार्टी में आइडलर से मिली और उनके बीच प्यार हो गया और आइडलर के जैसे शैडो फ्रैक्शन में उन्हें भी एडमिशन ले ली। पर एक दिन प्लेन में आग लग जाने के कारण वो उससे जुदा हो गई और एक पोर्टल में चली गई जहाँ उसने पूरे 10 साल गुजारे, जहाँ डीमन वर्ल्ड में उसे एक सेक्रेटरी का काम मिल गया जहाँ पे उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखता है जो कि जियांग का था और ये देख के उसे लगता है कि ये सब जो हुआ वो जियांग ने करवाया था ताकि वो शैडो फ्रैक्शन की लीडर बन जाए। तो वो उसे मारने यहाँ पे आई थी। तो जब उसे वो एक और बाण छोड़ती है तब ज़ूकोंग वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है और वो बताते कि जियांग ने प्लेन में हमला नहीं करी थी। वही दूसरी तरफ सारे लोग बातें कर रहे थे कि उस रात बहुत सारी अजीब चीजें हुई थी, प्लेन का क्रैश होना और जाइंट फ्रॉग का वहाँ पे आना जिसे मास्टर ज़ू ने बाद में हरा दिया था। ये सुन के वैंग समझ जाता है कि वहाँ पे एक्जैक्टली हुआ क्या था। जब वहाँ पे जाइंट फ्रॉग आया था और वैंग ने उसे लात मारी थी तो वो फ्रॉग के पावर से प्लेन में आग लग गई थी और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वैंग ने उसे आराम से पानी में उतार दिया था। लेकिन यू ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी जिससे वो दूसरे पोर्टल में चली जाती है। ये कहानी सुन के तो वैंग के अलावा सारे लोग रोने लगते हैं क्योंकि एक असासिन को भी अपना प्यार नहीं मिल पाया और वो 10 साल तक अपने प्यार को ढूंढती रही। वही दूसरी तरफ यू को पता चल जाता है कि ज़ूकोंग ही आइडलर है जो कि 10 साल से उसका इंतजार कर रहा है और वो बस थोड़ा मोटा हो गया है। इसके बाद चुम्मा चाटी होने के बाद जियांग कहती कि इससे अच्छा तो मैं मरी जाती। वो दोनों तो जियांग को इग्नोर करके वहाँ से उड़ते हुए कहीं चले जाते हैं और जब बच्चे लोग लिफ्ट के ऊपर जा रहे थे तभी वो ज़ूकोंग और यू को देखते हैं जो कि चुम्मा चाटी करके आ रहे थे। इसके बाद ज़ूकोंग स्कूल में स्वॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में बता रहे होते हैं क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी। इसके बाद यू भी ज़ूकोंग के साथ टीचर बन जाती है। तभी वैंग और उसके दोस्त स्वॉर्ड मेंटेनेंस के लिए कहीं जा रहे होते हैं और वो सब बातें कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड की मेंटेनेंस कैसे करे। वैंग कहता है उसकी स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है और उसे मेंटेनेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वो लोग स्वॉर्ड शॉप में वहाँ पहुँच जाते हैं और इतनी सारी खतरनाक स्वॉर्ड देखे वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी उनके सामने लीन आती है और वो वहीं पे काम कर रही होती है और जब वो एक स्वॉर्ड में काम कर रही होती है सन उसे पूछती क्या तुम एक ऑर्फन हो और वो कहती कि हाँ मैं बचपन से ही अकेले बड़ी हुई हूँ
और मेरे साथ बस मेरी शॉर्ट स्पिरिट थी जो कि 8 साल में कहीं गायब हो गई और कभी नहीं आई। ये देख के चैन बहुत ज्यादा रोने लगता है कि तुम अपनी शॉर्ट के इंतजार में नई शॉर्ट नहीं ली, और वो कहती है कि बस मेरे पास पैसे नहीं थे, जिससे उसका पोपट हो जाता है। फिर वैंग उससे पूछता है अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नहीं है तो फिर तुम स्पिरिचुअल शॉर्ट क्लास में क्या करोगी, जिस पे लीन कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है जो कि अपने दोस्तों की और उसकी शॉर्ट को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो कहता है कि ये सब मुझे कल तक ठीक चाहिए। और वो उससे कहती है कि सर इसे तो लगभग 3 दिन लगेंगे, और सन उसे VIP कार्ड दिखा के उसे दिन के लिए हायर करना चाहती है, और उनके बीच बहस हो जाती है। लेकिन लीन उसका हाथ पकड़ के उसके रोक देती है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी सन उन सबसे कहती है हमें लीन के लिए एक नई शॉर्ट खरीदनी चाहिए। हॉल्स कहता है कि वो कभी खरीदी हुई शॉर्ट को नहीं लेगी। तभी वैंग कहता है अगर हम उसके लिए शॉर्ट खरीद नहीं सकते तो बना तो सकते हैं, और वो लोग रात तक उस शॉप में छुप जाते हैं जब तक वो बंद ना हो जाए। चेन शॉर्ट के लिए मटेरियल लाया था और वैंग उसके डिजाइन बना के लाया था। वहीं से उन्हें गाइड करने वाली थी कि वो शॉर्ट कैसे बनाए, और वहीं पे सब लोग एक एक करके अपने लाए हुए मटेरियल्स को वहाँ पे चेक करते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू कितनी है, और हमें पता चलता है कि इन तीनों की मटेरियल्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। तभी वहाँ पे वैंग डीमन काउंसलर की रिंग लाता है और उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू चेक करता है, जो कि वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, जिससे वो लोग उसी से शॉर्ट बनाना शुरू करते हैं, उसे फोर्ज में डाल देते हैं, और सभी लोग वहाँ पे सुबह पहुँचते हैं और लिंक को उसकी शॉर्ट दे देते हैं। और ये देख के लिंक तो रोने लगती है, जिसे ये देख के लिंक कहती है ये तो बिल्कुल मेरी पुरानी शॉर्ट जैसी है। और तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है। ये कहता है कि इस घटिया सी शॉर्ट के लिए तुम रो रही हो, मेरी ये वाली शॉर्ट तो तुम्हारे मैनेजर ने पहले ही मेंटेन करके रखी है। तभी हॉल्स कहता है हाँ मेंटेन तो करेगी, मैंने उसकी घटिया घड़ी कर दिया था ना। ये देख के टैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो उस शॉप के मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास VIP कार्ड है, तो क्या मैं आपके एम्प्लॉय के साथ एक शॉर्ट कंपटीशन नहीं कर सकता। क्योंकि ये शॉप टैंग के फादर ओन करते हैं तो मैनेजर उसे मना नहीं करता। तो शॉर्ट डुअल के कारण लीन बहुत घबराई हुई थी, तो उसने बहुत बड़ा कवच पहनी हुई थी। टैंग अपनी शॉर्ट को टेस्ट करता है और वो बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। ये देख के लीन के लिए सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो वहाँ उसे रोकने के लिए होते हैं पर मैनेजर उन्हें मना कर देता है। तभी टैंग उस पर हमला करता है और लीन अपनी तलवार से उसे रोक देती है। तभी टैंग रियलाइज करता है कि आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी लिंक की शॉर्ट जिंदा हो जाती है और वो देखता है कि वो टैंक की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। वो तो मरने ही वाला था, तभी एक चीज आके उसकी शॉर्ट को काट देती है, जिससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। इस चीज के कारण काउंसल वापस वहाँ पे जिंदा हो जाता है और वो सामने देखता है उसकी रिंग से बनी हुई तलवार लिंक के पास थी, जिससे वो वापस जिंदा हुआ था, जिससे वो उस पर हमला करने जाता है और जिससे उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। और वो ये पता करने लगता है कि वो शॉर्ट उसे आखिर किसने थी, जिससे लीन की मेमोरी में सन का चेहरा आने लगता है, जिससे वो डीमन कहता है ये तो वही डीमन स्लेयर की असेंसेंट है, लगता है कि ये बदला लेने का बहुत सही मौका है। तभी सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो किसी किस्म की पोर्टली अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे रही होती है। ये सब चीजें वैंग के दोस्त देख रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे ज़ूकॉन आ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वो गुस्से में आके कहते हैं ये कोई डेटिंग साइट नहीं है, ये सारी शिजोरी हरकत छोड़ो और अपने पढ़ाई में ध्यान दो। और हमें बताया जाता है कि आज ऑटम यूरेनियन डे है और आज के दिन माना जाता है कल्टीवेटर्स अपने दोस्तों को हैंडमेड शैशेस गिफ्ट करते हैं, जिससे उनकी विश पूरी हो जाए। तभी सन भी वैंग को शैशे गिफ्ट करना चाहती है, लेकिन उसे टीचर से डर लग रहा है। तभी लिन वहाँ के कहती है, जो कि अभी भी काउंसलर के वश में है, वो कहती है कि तुम रात में वैंग को दे सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हाउल चैन और वैंग को मेरा मून ब्रिज के बारे में बताता है। हाउल बताता है कि ऐसा माना जाता है अगर तुम 7 अगस्त के 12 बजे फर्स्ट फ्लोर के मिरर के पास जाओ तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखता है। लेकिन लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती है, जैसे वहाँ पे आत्माएं गाती है, टॉयलेट में से एक बड़ा सा खूंखार हाथ बाहर निकलता है और ऐसी लिफ्ट भी आती है जो सीधे हेल तक जाती है। ये सुन के तो चैन की बहुत ज्यादा फट जाती है। तभी वहाँ पे सन आ जाती है और वैंग के वहाँ पे 3 बार मार के वहाँ से निकल लेती है और कहती है काश उसे इशारा समझ आ गया हो। वैंग तो था बहुत शरीफ, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो हॉल्स उसे बताते कि सन तुम्हें कैंपस के पास बुला रही है। इसके बाद सन उसका रात में इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है और ये देख के सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसके साथ हॉल्स और चैन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी रात में हम अपने दोस्त को अकेला छोड़ना चाह रहे देते, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। वो ऊपर से तो हाँ कह देती है, पर अंदर ही अंदर उसको काफ़ी गालियाँ बक रही थी। और जब वो लोग अंदर जाते हैं, चैन बिल्ली की आवाज़ सुन के तो डर जाता है। और इसके बाद जब वो और अंदर जाता है, वो लिन का चेहरा देख के डर जाता है और धीरे धीरे वो वैंग के पैरों के पास आ जाता है। पार है डरपोक। वही दूसरी तरफ जियांग यू की तीर के वजह से आजाद हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुन के सभी लोग की फट जाती है। हाउस को लगता है ये कोई भूतनी हंस रही है। वहीं जियांग को एक दीवार दिखती है जिससे पानी आ रहा था।
वही हाउस चैन सुसु कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से पाइप से जियांग निकल रही होती है और उनको वो आवाज़ सुन के उनकी फट जाती है। डरते डरते जब हाउस दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से बहुत सारा पानी निकलने लगता है, जिससे चैन तो वहीं पे जाके बेहोश हो जाता है। तभी बाथरूम से निकला हुआ उसको एक हाथ दिखता है और वो उसको देख के भी बेहोश हो जाता है। हल्ला सुन के वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वैंग जियांग को देखता है जो कि वहाँ से बाहर आ रही थी और उसे फ्लश कर देता है, जिससे वो वापस नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक लिफ्ट थी। हाउस और चैन अभी तक बेहोश थे, जिसमें लीन कहती है कि अब तो तुम दोनों अकेले हो। वही वैंग की शॉट कहती है कि जियांग वापस लिफ्ट से ऊपर आ रही है। तभी वैंग जियांग के पास जाता है और उसे वापस नीचे फेंक देता है। ये आवाज़ सुन के दोनों लड़कियां वहाँ पे पहुँचती है और इसके बाद लीन बाथरूम का बहाना कह के वहाँ से चली जाती है ताकि वैंग और सन मून ब्रिज में वहाँ पे चले जाए। वहीं वैंग और उसकी शॉट के स्पिरिट को पता था कि लीन काउंसलर के वश में है और वहीं काउंसलर सोच रहा होता है जब पोर्टर खुलेगा तो मैं उस लड़की को वहाँ पे ले जाऊंगा। और वो कहता है तुम्हारे एंसेस्टर ने हमारे काफ़ी डेमंस को मार दिया है और इसका बदला मैं तुमसे लूँगा। इसके बाद जियांग फिर से बाहर आ जाती है और वो देखती कि उसका शिकार उसकी आंखों के सामने है। इसके बाद वो दोनों मिरर के पास पहुँच जाते हैं। 12 बजने ही वाले थे। तभी सन उसे शहसे देने ही वाली होती है, तभी वैंग के मुंह में एक बहुत जोरदार पंच पड़ता है। ये पंच उससे लीन ने मार दिया था और वो दूर जाके गिर जाता है। इससे सोन भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, पर काउंसलर अपने मैजिक से उसे आसानी से पकड़ लेता है और वो एक मिरर के सामने एक पोर्टल खोल देता है जिससे वो डीमन वर्ल्ड में उसे ले जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे जियांग आ जाती है और कहती है कि सन से मेरा शिकार है। लेकिन तभी वहाँ पे वैंग उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। और जियांग का अटैक सीधा काउंसलर में लगता है, जिससे उसकी सोल डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वो मिरर टूट जाता है और वैंग जियांग पे एक मुक्का मार के उसे दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचा देता है। पर सन अभी भी बेहोश पड़ी थी, पर वो बेहोशी की हालत में अभी भी बड़बड़ा रही थी कि वो वैंग को शैसे देना चाहती है, जिसमें वैंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। वही दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि सन का फैमिली बिजनेस अब बैंक करप्ट हो चुका है और उनका सारा सामान जब्त होने के बाद भी वो कर्जा नहीं चुका पाए। इसके बाद वो सभी संग से मिलने के लिए जंगल में आते हैं और तभी वहाँ टार्जन बन के सन उनके सामने पहुँच जाती है। ये देख के तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये अमीर घर की लड़की सीधा जंगल में रहने लगी। इसके बाद सन सभी को एक केव में ले आती है जहाँ के वो सब रह रहे थे। सन दुखी होकर बताती कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर गई है और उनके पास सिर्फ अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टीज बची हैं। वैंग उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया। सन उसे बताती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के कम होने के कारण हमारा हार्वेस्ट बर्बाद हो गया। लेकिन सन के फादर उसे चेयर करते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उनकी फैमिली पहले जैसे हो जाएगी, जिससे सभी लोग वहाँ पे चेयर करते हैं और वहाँ पे टैंक की फैमिली भी चेयर करती है कि सन लोग का फैमिली बिजनेस अब खत्म होने वाला है। इस खुशी में टैंक कहता है सबका श्रेय मिस्टर रिचमैन को जाता है कि रिचमैन ने सन के फैमिली बिजनेस के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, जिससे उसके इन्वेस्टर ने सारे शेयर को बेच दिए थे। और रिचमैन बताता है कि सन के पास उसके पूर्वजों की एक केव भी है, हमें प्लान को अच्छे से अंजाम देना होगा और उनकी फैमिली को बिल्कुल ख़त्म कर देना होगा। और वो कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तभी उसके दोस्त लोग उसके घर से जा रहे होते हैं और वो ट्रेन में देखते हैं कि टैंक की फैमिली वाले सन के बिजनेस को खरीदने वाले हैं और साथ ही सन और टैंक ब्लड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, जिससे वो फ्यूचर में शादी करेंगे। ये सब देख के तो वो लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। चैन कहता है कि ये सब सन की फैमिली को जबरदस्ती कराया गया है, जिसमें वैंग उस समय कहते हैं कि हमें उस सेरेमनी को होने से पहले कुछ करना होगा। और सुबह ही वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो भी वहाँ पे लड़ाई की तैयारी करने पहुंचे थे। तभी वहाँ पे टैंक का एक दोस्त खड़ा था और उसकी एक और दोस्त खड़ी थी। वहीं पे चैन एक दोस्त में अटैक करता है और हाउल दूसरे पे, लेकिन तभी ईशा उसे अपने मैजिक से बांध देती है। लेकिन लीन अपने मैजिक से उन सबको खोल देती है और उन दोनों से लड़ने लगते हैं। लिन सीधा ईशा में हमला करने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं वैंग भी बहुत तेज दौड़ के जाने लगा था ताकि वो एग्रीमेंट से वहाँ पे पहुँच सके। फिर टैंक और सन एग्रीमेंट पे साइन करने वाले होते हैं। वहीं पे टैंक अपना अंगूठा काट के वहाँ पे ब्लड लगा देता है और अपना साइन कर देता है। वहीं पे सन भी अपना अंगूठा काटने वाली होती है, तभी वैंग उसे यहाँ पे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर ले जाता है। और जैसे ही वो बाहर पहुँचते हैं, सन के फादर कहते हैं तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। जिसके बाद सन अपने दोस्तों को कल की बात बताने लगती है। जब वो लोग कल वहाँ से चले गए थे तब टैंक के फादर आए थे। टैंक के फादर कहते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, मगर सन और टैंक के साथ ब्लड रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। सन तो वहाँ पे मना कर देती है, पर उसकी मदर कहती है तुम्हें 100 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। और सन के फादर कहते हैं तुम्हें उन 10,000 लोगों के बारे में सोचना होगा जिनकी फैमिलीज हैं। और वो दोनों मिलकर ही सन में बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं और आखिरी में बेचारी सन को मानना ही पड़ता है, जिसमें सन कहती है अगर मेरी कुर्बानी से मेरी फैमिली और हजारों फैमिली ठीक हो जाएंगी
तो मेरी कुर्बानी मैं जरूर करूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। और ये बोल के वो वापस जाने लगती है। वही वैंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वैंग देखता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही है और वो जब वहाँ पे जाता है तो वो एक चीज़ को बाहर निकाल देता है, जिसमें चैन कहता है कि ये क्या है। वैंग बताता है कि ये एक स्टार वॉर्म है जो कि अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। वैंग उसे बाहर खींच रहा होता है। ये एक एशियन डीमन है। रिचमैन भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस चुका है। लेकिन वो देखता है ये क्या हो रहा है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस बाहर कैसे जा रही है। वैंग अपनी फायर एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे वो कीचड़ वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ रिचमैन भी वहाँ पे आसमान में फूट जाता है, जिससे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ भी सन अपनी उंगली काटने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जहाँ पे वो फाउंटेन से पानी बाहर निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि सन की कंपनी की स्टॉक्स वापस ऊपर जा रहे होते हैं। सन का सिक्योरिटी आके उन्हें ये बात बताता है। वही टैंक के जो स्टॉक्स है वो डाउन होने लगते हैं और वहाँ पे जू आ जाता है उनको पकड़ने, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि टैंक की फैमिली डीमंस के साथ मिली हुई होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉर्ड आर्ट असेंबली के होस्ट और यहाँ पे टीवी का डिब्बा होस्ट जो सबका स्वागत करता है और वो बताता है कि आज उस पार्टिसिपेंट्स अपने शॉट्स का यहाँ पे मैजिक दिखाएंगे। इसका मतलब वे लोग अपने शॉट्स की स्पिरिट से लड़ने के अलावा वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो प्रोग्राम के जजेस को बुलाता है, जहाँ पे जू, सीनियर एक्स और दो लड़कियाँ जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें से एक का नाम लिंग युआन है और दूसरी का हांसर। तो स्टेज में सबसे पहले सनरोंग की बारी आती है और वहीं पे रिचमैन ये सारी चीज़ों को कैमरे से मॉनिटर कर रहा था। इसके बाद सन स्टेज में अपना परफॉर्मेंस देने लगती है, लेकिन जब वो अपना परफॉर्मेंस दे रही थी तब रिचमैन एक की प्रेस करता है, जिससे उसकी तलवार का कंट्रोल वो खो देती है और वो लोगों की तरफ गिर जाती हैं, जिसमें ज़ूकॉन तो सीनियर एक्स को बचा लेता है और यूज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। पर अब इन दोनों को ज़ूकॉन पसंद आने लगा था और मास्टर जू भी सन को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी शॉट्स को कंट्रोल करना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो दोबारा मत करना। और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर स्पेस स्टेशन में सब लोग कह रहे थे कि सन के एक्सीडेंट के बाद शो के व्यूअर्स काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब इसके बाद चैन और हाउल्स दोनों परफॉर्म करने आते हैं। हाउल्स चैन के सर पे वार करने वाला था और चैन अपनी स्पिरिचुअल पावर के कारण उस तलवार को समय से पहले पकड़ लेगा, पर यहाँ पे भी रिचमैन कोई बटन प्रेस कर देता है और चैन उस शॉट को नहीं पकड़ पाता, जो कि सीधे उसके सिर में लगती है। ये देख के तो ऑडियंस के चेहरे पे 12 बज गए थे। और हाउस ये क्या चाहता है कि चैन की खोपड़ी लोहे की है, तो उसे कुछ नहीं हुआ और वो भाग जाते हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद शो के व्यूअर्स मिलियन तक पहुंच जाते हैं, जो कि रिचमैन चाहता था, ताकि वो मिलियंस लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। और अब अगली परफॉर्मर थी ईशा। वो अपनी शॉट्स को हवा में उड़ा के परफॉर्म करने लगती है। ये देख के जजेस भी काफी इम्प्रेस होते हैं। तभी मिसेस जाय भी कहती है ये साइंटिफिक मॉडर्न का दौर है और ये प्रोजेक्टर की मदद से हजारों शॉट्स को भी कंट्रोल कर पाती है, जिसे देख के सीनियर एक्स सुन को ताना मारते हुए कहती है कि इस तरह हजारों शॉट्स को कंट्रोल करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। और सुन को समझ आता है कि वो मुझे ताना मार रही हैं। अब इसके बाद परफॉर्म करने का अगला नंबर लेन का था। वो इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी कि लड़के लोग उसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद लेन परफॉर्मेंस को शुरू करती है और वो परफॉर्मेंस के दौरान एक बड़ा सा पेड़ उगा देती है और बाद में उसी पेड़ को आग लगा देती है, जिसकी वजह से शो के व्यूअर्स 5 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद लिन पेड़ की आग को बुझाने की कोशिश करती है, मगर वो बुझाने में नाकाम हो जाती है और जैसे ही पेड़ उसके ऊपर गिरने वाला था तभी सन आके उसे बचा लेती है और वो अपनी वाटर स्पिरिट को भी बुला लेती है और पानी की मदद से वो उस पेड़ को बुझा देती है और वो दोनों साथ में ही एक्ट करने लगते हैं, जिससे वो पेड़ बहुत सुंदर सा मौसम पेड़ बन जाता है। ये वाली परफॉर्मेंस सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। वही मिसेस जाय ये देख के बहुत हैरान थी कि सन ने अपने स्पिरिट फोर्स को दोबारा जिंदा कर लिया और तभी इस शो के व्यूज 1 बिलियन से भी ऊपर चले जाते हैं। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और तभी वहाँ पे रिचमैन भी पहुंच जाता है और वो माइक लेके सभी का शुक्रिया करता है और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था और जितने भी लोग उस शो को देख रहे थे वो रिचमैन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी सन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये देख के रिचमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये दोनों मेरे कब्जे में क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और वो कहता है कि मैंने जादू की पोजीशन को चेंज करके सन के पास कर दिया था। अब वो लोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि सन के कंट्रोल में है। अब वहाँ पर रिचमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी टीवी आके अपना रौद्र रूप ले लेता है और उसकी मसल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जोर से रिचमैन को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। लेकिन वो भी अपने होश में नहीं था। इसके बाद सभी लोग उन पे अटैक करने लगते हैं और सन भी कहती है कि ये लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये लोग ज़ॉम्बी की तरह बन चुके हैं। और वो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो लोग रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जियांग एक नई जेल में बंद है
और वो गार्ड्स के सामने बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, जिसमें गार्ड कहते हैं कि तुमने पहले भी भागने की कोशिश की है, जिसे तुम्हारी सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है और इतने आसानी से हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स रिच मैन के मैजिक के कारण सनरॉन्ग के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये देख के जियांग बहुत खुश हो जाती है। वही ये तीनों दूसरी तरफ लोगों से बच के कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वैंग जैसे तैसे करके उन दोनों को वहां से भगा लेता है, जिससे सॉर्ट की स्पिरिट कहती है, मास्टर आप उन लोगों के दिमाग को रीसेट क्यों नहीं कर दे रहे हो। वैंग कहते हैं कि ऐसा करने से उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। फिर वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सामने का रास्ता बंद था, तो वैंग अपनी सॉर्ट को लेके उन दोनों को पकड़ के बिल्डिंग से स्लाइड करता है और ऊपर आ जाता है। वो सोच ही रहे होते हैं कि वो आगे करे क्या, लेकिन तभी सन को कोई फेंक के कुछ मारता है और जब वो नीचे करके देखती है तो वो देखती है कि सभी लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे चैन आता है और वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से उन लोगों के ऊपर चढ़ के सीधा बिल्डिंग के टॉप पे आ जाता है और वो बोलता है, सन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। जिसमें से सन गुस्से में जवाब देती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बात सीधा चैन के दिल में लग जाती है और वो नीचे गिर के उसका जादू टूट जाता है। वैंग को समझ आ गया था कि ये जादू सन के रिजेक्शन के कारण टूटा है, जिसके बाद सन सभी इन्फेक्टेड लोग के चिल्ला के सामने कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐसा कहते ही उन सभी के ऊपर से कर्ज हटने लगता है, लेकिन अभी भी मिलियंस और लोग उस शो को देख रहे थे और वो अभी भी कर्ज से फ्री नहीं हुए थे और एक एक लोग के पास जाना बिल्कुल नामुमकिन काम था। जिसमें से लेन आइडिया देती है कि सन लाइव स्ट्रीम करके सबको रिजेक्ट कर देगी, जिसमें से सन का जादू सबके ऊपर से हट जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ नेटवर्क टावर में जियांग आ जाती है और वो कहती है, अगर तुम नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सरेंडर करना होगा। और वो जोर जोर से हंसने लगती है, मगर वो इतनी ज़्यादा दूर थी उसकी आवाज़ किसी को सुनाई तक नहीं देती। तभी सभी लोग उसे वहाँ ऊपर देखने को कहने लगते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके ऊपर एस्ट्रॉयड आ रहा था और वो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। वैंग अपनी पावर से देखता है कि ये एस्ट्रॉयड रिचमैन ने भेजा था और वो कहता है, शिट मैंने एक और बार मिस कर दिया। वहीं पे नेटवर्क टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सन लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकती थी क्योंकि अगला टावर 100-200 किलोमीटर दूर था। तभी वैंग वहाँ पे स्पेस टावर के ऊपर इशारा करता है और कहता है कि हम उसकी मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं वैंग अपनी शॉट की मदद से सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं उसकी शॉट कहती है, मैं इतना सारा वजन सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर वैंग उससे लालच देता है कि वो उसे 2 क्रिस्पी नूडल्स देगा, जिसमें वो अपनी पूरी पावर को यूज करते ही एक जगह में लैंड हो जाता है। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। तभी चैन कहता है, लेन और मैं ये सब संभाल लेंगे, तुम दोनों ट्रेन में जाओ क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास 2 ही टिकट है। जिसमें वैंग और सन तो वहाँ से चले जाते हैं और चैन और लेन ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। वो दोनों लोगों से आने से पहले ही ट्रेन में पहुंच जाते हैं जो कि स्पेस स्टेशन में जा रही थी। तभी वो जगह सन को थोड़ी रोमांटिक लगने लगती है और वैंग उससे कहता है कि सन मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिसमें सन को लगता है कि वैंग अपनी दिल की बात कहना चाह रहा है और उससे कहती है कि हिचकिचाओ मत, ये अपना आखिरी दिन हो सकता है। जिसमें से वैंग कहता है, मैं कह रहा था क्या तुमने नोटिस किया हमारी टिकट कलेक्ट करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और बेचारे चैन और लेन तो वहीं छूट गए, वो भी हमारे साथ आ सकते थे। सन का तो फिर से पोपट हो जाता है। इसके बाद सन और वैंग स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जिसमें सन लाइव स्ट्रीम करते हुए कहती है कि मुझे तुम सबका प्यार नहीं चाहिए और मैं तुम सबको नफरत करती हूँ। और वहीं पे सभी लोगों का दिल टूट जाता है, लेकिन वो सन के जादू से आज़ाद हो जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वहीं पे एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ की तरफ भागने लगता है और रिच मैन भी अपने डिमोनिक रूप में आ जाता है और कहता है, अगर मैं मरूंगा तो पूरे अर्थ को लेकर मरूंगा। जिसमें से सन ये देख के बहुत डर जाती है और वैंग कहता है कि डरो मत। जिसमें से इसके बाद वैंग जोर से अपनी तलवार को उस मीटियोर की तरफ फेंकता है, जिससे वो मीटियोर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के फटाके फूट रहे हो। ये सीन उन दोनों को बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था, जिसमें वैंग सन को नूडल्स ऑफर करता है। वहीं पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिच मैन अर्थ में अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो काउंसलर से कुछ बातें करता है। काउंसलर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसमें से रिच मैन बताता है कि हम फालतू में ही सन के पीछे पड़े थे, वहाँ पर असली खतरा तो एक लड़का है जो कि बहुत पावरफुल है। काउंसलर उसको मना करता है, लेकिन डीमन का जो एम्पायर होता है वो उसे इजाज़त दे देता है। और रिच मैन की मौत के बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहता है कि तुम सारी डायमेंशनल लैब्स को जला दो, और काउंसलर बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद सन और वैंग अर्थ की तरफ जाने वाले थे, मगर वो जैसे ही जाते हैं वो 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अर्थ तो पूरा नॉर्मली दिख रहा था, इसके कारण उनको लगता है कि सिर्फ स्पेस स्टेशन ही 3D एनिमेशन में कन्वर्ट हुआ है। ये सब उन लैम्प्स के कारण हुआ है जो काउंसलर ने एम्पायर के कहने में जलाया था। वहीं पर डीमन एम्पायर ने अर्थ में बहुत सारे डीमंस को भेज दिया था और वो पृथ्वी पर पोर्टल ओपन करके वहाँ आके तबाही मचाने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर जू
दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स के साथ मीटिंग लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि वो सबको समझा रहा था कि क्लास में 3 महीने पहले हुए स्पिरिचुअल टेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट की स्पिरिचुअल फोर्स के कारण वहाँ पर बहुत तेज बिजली गिरी थी, जिससे कि वहाँ पे एक पोर्टल खुल गया था। तो वहाँ पर एक पावरफुल पेडिशनल जाता है और फिर से लाइटनिंग को समन करता है, तो फिर वो एक ही झटके में सारी डीमंस को खत्म कर देगा। लेकिन वहाँ पे नंबर 1 लीडर नहीं था, तो नंबर 2 लीडर खड़ा होता है और वो सबको बताता है कि वो वहाँ डीमंस को हरा के सबको दिखाएगा कि नंबर 1 लीडर वही है। वहीं सैटेलाइट में सन अपनी तलवार को एक तरफ फेंकती है, मगर वो पीछे से उसके पास वापस आ जाती है। इसके बाद वैंग दीवार तोड़ के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाहर भी वो अपने आप को ही देखता है, यानी कि वो एक लूप में फंस चुके हैं जिसका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सन कहती है अब हम क्या करेंगे, जिसमें से वैंग कहता है मेरी स्वॉर्ड होती तो हम इस चीज को तोड़ देते, लेकिन वैंग ने तो उसकी स्वॉर्ड को बहुत दूर फेंक दिया था। वही जिस लूप में वैंग और सन फंसे थे, ये और कोई नहीं बल्कि काउंसलर ने ही करा था, ताकि वो वैंग को अर्थ से दूर रख सके। और वहाँ अर्थ में जू और उसकी इम्मॉर्टल टीम डीमन से लड़ रहे होते हैं, मगर उन डीमंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर जू सबसे बड़े वाले डीमन को अपने प्लेन के झांसे में फंसा लेता है, जिस कारण बाकी के बचे हुए इम्मॉर्टल्स टीम पब्लिक को सुरक्षित जगह लेके जा रहे होते हैं। और वहीं सैटेलाइट में वैंग को कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है और वो उससे ग्राफिक को काफ़ी हाई क्वालिटी कर देता है, जिससे उन दोनों की एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और जब वो अर्थ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अर्थ की तो बैंड ही बजी हुई थी। इसके बाद जू बड़े वाले डीमंस को उस स्कूल के ग्राउंड में ले आता है जहाँ पर स्पिरिचुअल टेस्ट हुआ था। वहीं पर नंबर 2 का लीडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और उसके थंडर स्टॉर्म से वो डीमंस को आसानी से मार देता है। आगे हम डीमन एम्पायर को देखते हैं, जो कि सबसे खतरनाक डीमंस के मरने से वो काफी गुस्से में था, इसलिए वो पृथ्वी पर एक डीमन कैरियर भेजता है, जिसे देख के नंबर 2 बहुत ज्यादा कोशिश करता है उसे रोकने की, मगर डीमन एम्पायर और काउंसलर उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद वो पोर्टल से और ज्यादा डीमन कैरियर को भेजने लगते हैं, जिससे नंबर 2 पूरी कोशिश करता है उन्हें रोकने की, मगर उसके ऊपर एक और कैरियर आ जाता है जिससे वो दब जाता है और उन कैरियर से बहुत सारे ड्रैगन दिखने वाले डीमंस बाहर आ रहे थे, जिससे देखिए जू भी बहुत घबरा जाता है। वही स्पेस स्टेशन में सन और वैंग दुनिया को तबाह होते हुए देख रहे होते हैं और कहती कि अब हमारे सिविलाइजेशन को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वैंग समझ जाता है और सन से कहता है ये बस एक 3D गेम जैसा है, अगर हम इस डायमेंशन में ग्राफिक्स को ओवरलोड कर दे तो हम इस लूप को तोड़ सकते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है 2 मिरर को अपोजिट डायरेक्शन में रख के। और वो सन से अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए कहता है और वो ये करके डीमन एम्परर के सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे कि वो ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। ये देख के काउंसलर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि कोई उसके 3 डायमेंशनल ट्रैप को तोड़ सकता है। इसके बाद वैंग सुन को वहीं रुकने को कहता है, जिसमें से सुन कहती है अगर तुम अभी गए तो लोगों को तुम्हारी असली पहचान का पता चल जाएगा, जिसमें से वैंग कहता है कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्त वहीं पे हैं और मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वैंग सीधा वहां से उड़ के अर्थ में आ जाता है और एक करियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए जू को भी पता चल जाता है कि उसके मास्टर यानी कि वैंग अर्थ में आ गया है। तभी वह वैंग के ऊपर एक येलो कलर की रोशनी चमकने लगती है, जिससे कि वो भी चमकने लगता है। पूरे मीडिया में भी यही खबर छपने लगती है कि एक रहस्यमय इंसान ने डीमन करियर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया, और वैंग भी बाकी करियर को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे बटरफ्लाई गर्ल आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एलीन थी, और उसी वक्त वो उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है, जिसे देखकर बाकी सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन, इसमें से लिन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और वो बटरफ्लाई एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके फादर कहते हैं कि लगभग ये तुम चीज सीख ही चुकी हो, लेकिन लिन को खुद पे डाउट था। वो कहती है क्या मैं सच में बटरफ्लाई प्रजाति से हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने उड़ना सीख लिया और मेरे तो पंख भी नहीं आए हैं। जिसमें से उसके डैड उसको बताते हैं जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था तो मेरे भी पंख नहीं आए थे, लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे बटरफ्लाई घाटी से फेंका तब मैं भी उड़ने लगा। और उसे ये भी बताते हैं कि जो बटरफ्लाई वाली शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है और डीमंस हर बार उनके पीछे पड़े रहते हैं उनकी शक्तियों को छीनने के लिए, क्योंकि उन शक्तियों से स्पेस और टाइम में ट्रेवल करा जा सकता है, और अगर किसी डीमन के पास उनकी शक्तियाँ आ गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी डीमन लोग अपने कैरियर के साथ उस प्लेनेट में अटैक कर देते हैं। इसमें से लीन के डैड एक पोर्टल ओपन करते हैं और लीन को उसमें फेंक देते हैं, और वो रास्ता अर्थ में जाने का था और वहाँ पे एक शॉर्ट स्पिरिट उसका ख्याल रखती थी। ये सब चीज लिन वैंग को बताती है और ये भी बताती है कि किस तरह डीमंस ने बटरफ्लाई स्पीशीज को खत्म करके उनकी दुनिया की सारी फ्यूचर शक्तियाँ ले ली थी।
और इसी तरह वो किसी भी स्पीशीज को हरा के उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेते थे और उससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसमें से वैंग पूछता है क्या तुम उनसे लड़ी नहीं, जिसमें से लीन कहती है मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उससे लड़ सकूँ। ईमन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनके एम्परर को अपनी कुर्सी से उठना भी नहीं पड़ता। उसके सैनिक ही दुनिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके ही उसे दे देते हैं और आज तुम्हारे प्लेनेट की बारी है। इसमें से वैंग कहता है कि हमने 10 साल पहले एक बड़े से जाइंट फ्रॉग को हराया था तो हम इन सबको भी हरा देंगे। जिसमें से लिन कहती है वो तो बस एक प्यादा था, तुम डीमन एम्पलर से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। वहाँ अर्थ में डीमंस का अटैक चलता रहता है और लोग वहाँ पे बहुत डरे हुए थे। तभी जू सोचता है कि मास्टर आखिर गए कहाँ और वहाँ के सभी लोगों के मोबाइल में एक लाइव स्ट्रीम आती है जो कि सन कर रही थी और वो एक बहुत ही मोटिवेटेड सी स्पीच देती है जिसमें कि वो कहती है कि ये हमारी दुनिया है और हम सब इसको बचाने के लिए लड़ सकते हैं। जिसमें से सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं और सब मिलकर दुनिया को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये स्पीच सुनकर तो डीमन एम्पलर भी ताली बजाने लगता है और कहता है ये तो सच में ही उसके खानदान से है। तभी वहाँ पे लेन वैंग को उसके पास ले आती है और डीमन से कहती है कि मैं इसे ले आई। ये सुन के तो वैंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और लिन कहती है कि अब मेरी सॉर्ट की स्पिरिट को छोड़ दो, लेकिन तभी काउंसलर उसे घुटने में ले आता है और साथ ही वो वैंग के साथ भी यही करता है। लेकिन वैंग तो खड़ा का खड़ा ही रहता है। वैंग पे उसकी पावर का कोई असर नहीं होता और उल्टा वैंग ही अपने हाथ को फुस करता है जिससे वो भी उड़ के फुस दूसरी तरफ गिर जाता है। ये देखिए डीमन एम्परर हंसने लगता है और 1000 सालों के बाद वो भी अपनी गद्दी से उठ जाता है और कहता है कि अब लड़ने में मजा आएगा क्योंकि उसे इतने सालों से एक वर्दी अपोनेंट नहीं मिला था। इसके बाद वो वैंग से उसका नाम पूछता है। जब वो अपना नाम बताता है साथ ही वो कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो शायद ये जंग खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर एम्परर उसके पास आता है और जोर से उसको एक मुक्का मारता है जिससे वैंग को खरोच भी नहीं आती। बस इतना ही, आज खाना खाया है कि नहीं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें स्पेस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की बहुत सारे डीमंस सन के ऊपर हमला करने आते हैं। तभी वहाँ पे वैंग की स्वॉर्ड भी आ जाती है। वो सभी कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करके सन के पास आ जाता है। सन पहचान जाती है कि ये वैंग की स्वॉर्ड है। उससे पूछती है क्या वैंग खतरे में तो नहीं है, जिसमें से उसकी स्वॉर्ड बोलती है कि मास्टर उनको क्या खतरा होगा, बल्कि जो उनसे लड़ रहा है वो खतरे में है। वही डीमन वर्ल्ड में डीमन एम्परर की बहुत गंदी वाली सुटाई हो रही है जिसमें से डीमन एम्परर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और ह्यूमन रेस में इतना शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है और मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में सुना कैसे नहीं। वैंग कहता है अगर मैं अर्थ में होता और अपनी पूरी पावर को यूज करता तो अर्थ तबाह हो जाता, लेकिन मैं अर्थ में हूँ नहीं तो इसका मतलब मैं अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता हूँ। वैंग उसकी इतनी गंदी हालत करता है कि अब उसे भागने की नौबत आनी पड़ती है जिसमें से वैंग भी उसका पीछा करता है। के बाद डीमन एम्परर भी अपनी स्पीड से वैंग के ऊपर हमला करता है। वो कई मुक्के उस पर मारता है और वो करियर के साथ टकरा जाता है। ऐसे करते करते वो डीमन वर्ल्ड के 2-4 चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन आखिरी में जैसे तैसे वैंग उसे रोक ही लेता है। एम्परर को ये देख के अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेन अपनी सॉस पेड़ को ले जा ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एम्परर आके गिर जाता है और वैंग एम्परर को खत्म करने ही वाला होता है। तभी एम्परर बोलता है कि डेमन्स ने लाखों प्रजातियों के ऊपर कब्जा किया है और एक वो मामूली इंसान से नहीं हार सकते। लेकिन तभी वैंग के पीछे काउंसलर आ जाता है और उसको वैंग की कमजोरी का पता चल जाता है और कहता है कि इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है और मुझे पता चल गया है कि तुम बार बार अपनी सील को चेंज करते रहते हो जिसमें तुम्हारी ताकत है। लेकिन काउंसलर को ये नहीं पता था कि वो उसकी पावर को बढ़ाता नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करके रखता है, लेकिन अगर उसने उसको निकाल दिया तो डीमन वर्ल्ड को उसकी नानी याद आ जाएगी और काउंसलर एमुलेट को निकाल देता है जिसमें से एम्पायर कहता है हाँ हम ये मैच जीत गए। पर उन्हें क्या पता था कि वैंग की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उनका डीमन वर्ल्ड तबाह हो जाता है। अर्थ में भी डीमंस और उनकी शिप भी खत्म होने लगती है जिसे देख के लोग भी खुशी से उछलने लगते हैं और वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होने लगती है जिससे कि सभी की चोट रिकवर होने लगती है और वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है जो कि स्पेस स्टेशन से पता चल जाता है। लिन भी अपनी शॉर्ट स्पिरिट को अर्थ में ले आई है और वहाँ पे वैंग भी थोड़ी देर बाद आ जाता है। लिन को लगता है कि वैंग उसे पनिश करेगा क्योंकि उसने उसको धोखा दी और वो कहती कि मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी शॉर्ट स्पिरिट के साथ कुछ मत करना। जिसमें से वैंग उससे कहता है कि अपना मोबाइल निकालो और अपने डैड को कॉल करो, कहीं वैंग को शादी की बात तो नहीं करना। जिसके बाद लेन ऐसा ही करती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस वॉर को द ग्रेट डीमन वॉर 2 कहा जाएगा और इस वॉर का हीरो भी मास्टर जू को ही बनाया गया है। वहीं सन का बिजनेस भी ऊंचाइयों में पहुंच चुका है और पूरी दुनिया भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश करने लगती है। वहीं इस वॉर के दौरान फ्रॉगी को जेल में सेफ बंद करके रखा था
जिसमें से जू कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ जेल में रखने के लिए मांगता हूँ। माफ़ी मांगता हूँ। जिसमें से फ्रॉगी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो 10 सालों के लिए फ्रैक्शन 16 में पढ़ा था और कुछ दिनों तक जेल में पड़ा रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। और फ्रॉगी और वैंग भी फिल्मों की एंडिंग की तरह एक दूसरे से अलविदा लेने वाले थे। जिसमें से फ्रॉगी कहता है अब समय आ गया है मेरे डीमन वर्ल्ड में वापस लौट जाने का। जिसमें से वैंग कहता है ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया कि मैंने डीमन वर्ल्ड को ख़त्म कर दिया। जिसे सुनकर फ्रॉगी की आंखें तो फटी की फटी रहती है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक और मज़ेदार होएगा तब। और इसके बाद वाले पार्ट में हमें पता चलेगा कि वैंग आखिर है कौन।